जब हम किसी नदी को दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इस नदी में आराम से तैर लेंगे क्योंकि नदी का पानी शैलो दिखता है। लेकिन जब हम इस नदी के पास आते हैं, जब हमारा पैर हम इसमें डालते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि हमने जो कुछ भी पहले सोचा था वो पूरी तरह से गलत है। इस नदी की गहराई बहुत ज़्यादा है, इस नदी के पानी का फोर्स बहुत तेज़ है और तैरने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर हमने इस पानी में उतरने की हिम्मत भी की तो हमारे डूबने के चांसेस ज़्यादा है। इस नदी की कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और कुछ ऐसी ही है स्टोरी हमारे आज के ड्रामा की। जब पुलिस डिपार्टमेंट के सामने एक सिंपल सी केस आती है, उन्हें लगता है कि वो उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करते जाते हैं उन्हें समझ में आता है कि ये केस उनके सोच से कई ज़्यादा बड़ी और गहरी है। इसमें हज़ारों सीक्रेट्स हैं और जो केस एक बार उन्हें सतह पर सिंपल दिख रही थी वो असल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक घबराया हुआ आदमी एक बहुत बड़ी सूटकेस लेकर रेलवे स्टेशन पे आ जाता है। उसकी बैग इतनी बड़ी और भारी होती है कि आदमी उसे ठीक से उठा भी नहीं पाता, लेकिन वो कैसे भी करके इस बैग को खींच खींच के रेलवे स्टेशन के अंदर तक लेके आता है। रेलवे स्टेशन पे सारी बैग्स और लगेज की स्कैनिंग और चेकिंग हो रही होती है और ये सीन देखकर आदमी नर्वस हो जाता है। वो अपनी बैग छुपके से साइड के रास्ते से लेके जाने की कोशिश करता है ताकि उसके बैग की चेकिंग ना हो, लेकिन एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अपनी बैग स्कैनिंग के लिए डाल दो। आदमी ऑफिसर को बोलता है कि नहीं, स्कैनिंग की क्या ज़रूरत है, मेरे बैग में तो सिर्फ कुछ ब्लैंकेट्स है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और उसकी बैग चेकिंग के लिए डालने जाता है। अचानक ये आदमी चिल्लाने लगता है कि मेरी बैग छोड़ दो, इसमें बॉम्ब है और अगर तुमने मुझ पे जबरदस्ती की तो मैं मेरे रिमोट पे का बटन दबा दूंगा और तुम सब यहीं पे मर जाओगे। इस बात की वजह से स्टेशन पे तहलका मच जाता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं खुद की जान बचाने के लिए और थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले लोगों को इवैक्यूएट करके बाहर लेके जाते हैं, लेकिन वो इस आदमी को पकड़ नहीं सके हैं। स्पेशल टीम्स इस आदमी को शूट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पे रुका है जहाँ से उसे गोली लगेगी ही नहीं। एक पुलिस इंस्पेक्टर होती है जिसका नाम है रेन, वो बोलती है कि इतनी रात हो गई है फिर भी हम इस आदमी को रोक नहीं सके हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और रेन एक पानी की बोतल लेकर स्टेशन के अंदर जाती है जहाँ पे आदमी अभी भी अपने सूटकेस और रिमोट के साथ सारे पुलिस वालों को धमका रहा होता है। रेन आदमी को बताती है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो उसकी मदद करना चाहती है और रेन अपनी गन और अपना सारा सामान जमीन पे रख देती है। आदमी ये देखकर रेन पे विश्वास करता है और बोलता है कि मेरे लिए गाड़ी बुलाओ, मुझे यहाँ से बाहर जाने में मदद करो और तुम्हारे पुलिस वालों को बोलो कि वो मेरा पीछा ना करे, नहीं तो मैं बॉम्ब उड़ा दूंगा। रेन उसे बोलती है कि ठीक है, ये सब हो जाएगा और वो पानी की बोतल ओपन करके आदमी को पूछती है कि क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है, तुम दोपहर से यहाँ पे हो। और रेन इस पानी का एक सिप लेके आदमी को दिखाती है। आदमी को सच में बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है और उसे दिखता है कि रेन पानी पीने के बाद भी ठीक है, इसका मतलब इस पानी की बोतल में कुछ मिलाया हुआ नहीं है। तो वो रेन को बोलता है कि बोतल नीचे रख दो और रेन बोतल नीचे रख देती है। जैसे ही आदमी आगे बढ़ता है बोतल लेने के लिए, रेन उसे कंधे में शूट कर देती है और पुलिस वाले फाइनली इस आदमी को पकड़ लेते हैं। स्टेशन पे बॉम्ब स्क्वाड वाले भी आए होते हैं और इस आदमी की सूटकेस को वो बहुत संभाल के चेक करते हैं, लेकिन जब वो इस सूटकेस को फाइनली ओपन करते हैं उन्हें शॉक लगता है देखकर कि इस बैग में बॉम्ब नहीं, एक डेड बॉडी है। इस आदमी की फिर पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और हमें बताया जाता है कि इस आदमी का नाम है चाओ और ये शहर का एक बहुत बड़ा लॉयर है। पुलिस वाले चाओ को पूछते हैं कि तुमने किसका मर्डर किया और ये सब कुछ क्यों किया। तो चाओ बताता है कि मैंने यांग का मर्डर किया। यांग मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, बाद में वो एक प्रोसिक्यूटर बन गया और उसकी नौकरी जाने के बाद वो मेरे ही घर पे रह रहा था। आज हमारा मेरे घर पे झगड़ा हुआ क्योंकि यांग को पैसे की जरूरत थी और मैं उससे तंग आ गया था क्योंकि हमेशा वो मुझसे पैसे लेता था लेकिन वापस नहीं करता था। गुस्से में मैंने उसका गला एक वायर से खींच लिया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। पुलिस वाले बोलते हैं कि जब भी कोई क्रिमिनल किसी का मर्डर करता है तो वो एक बात का ध्यान रखता है कि किसी को वो बॉडी दिखे ना, वो बॉडी हमेशा वो छुपा कर रखते हैं। लेकिन तुमने यांग का मर्डर किया, उसकी बॉडी सूटकेस में डाली और इस सूटकेस को तुम रेलवे स्टेशन पे लेके आ गए जहाँ पे तुमने बहुत बड़ा तमाशा किया। ये सब तुमने क्यों किया। चाओ बोलता है कि मैं नशे में था और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था और मैं नशे की वजह से ड्राइव भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने टैक्सी वाले को बुलाया ताकि मैं किसी पहाड़ी पे जाकर यांग की बॉडी को फेंक दूं। लेकिन टैक्सी का बीच रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो था ट्रेन से कहीं जाने का। ये रेलवे स्टेशन नया नया ओपन हुआ था, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो मैं ट्रेन पकड़कर किसी गाँव में चला जाऊँगा और वहाँ पे यांग की बॉडी फेंक दूंगा। इस स्टेशन पे भी लेकिन बैग्स की चेकिंग हो रही थी और मैं नर्वस हो गया, इसलिए मैंने ये पूरा बॉम्ब वाला तमाशा किया ताकि मेरी बैग की चेकिंग कोई ना करे। पुलिस वाला पूछता है कि तुम्हारे पास जो रिमोट कंट्रोल था उसकी क्या स्टोरी है। तो चाव बोलता है कि नशे में मैंने एक टॉय कार का रिमोट अपने पास रख लिया और उसे ही सिर्फ स्टेशन पे यूज किया।
पुलिस वाले फिर चाओ के घर पे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं और उन्हें सारे प्रूफ्स भी मिल जाते हैं कि चाओ ने ही यांग का मर्डर किया है। उन्हें वायर मिल जाता है, खून के निशान मिल जाते हैं और इन सारे प्रूफ्स को फिर एक लैब में भेजा जाता है फाइनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लैब में काम करने वाला डॉक्टर भी बताता है कि वायर के निशान और यांग के गर्दन पे के निशान मैच हो रहे हैं। यांग के नाखून में चाओ का डीएनए सैंपल मिला, मतलब उनका सच में झगड़ा हुआ था और चाओ को लगी हुई चोट में यांग का डीएनए सैंपल भी मिल गया है। पुलिस वाला बोलता है चलो अब सारे प्रूफ्स मिल गए हैं तो हम इस केस को जल्दी से बंद कर देंगे, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि मुझे ये केस जरा अजीब लग रही है। ऐसे लगता है जैसे कि सारे प्रूफ्स किसी ने जानबूझकर बनाए हैं, लेकिन पुलिस वाला डॉक्टर की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। सारे प्रूफ्स और रिपोर्ट्स मिलने के बाद रेन फिर से चाओ की पूछताछ करने जाती है और बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम जैसा इतना वेल एजुकेटेड इंसान ये सब कुछ कैसे कर सकता है। मुझे पता चला कि तुम यूनिवर्सिटी में बहुत सालों से प्रोफेसर थे, जहाँ पे यांग तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट था, लेकिन तुम्हें यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि तुमने अपने खुद के स्टूडेंट जिसका नाम है जिंग, उससे शादी कर ली। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद तुम एक लॉयर बन गए और तुम सारी केसेस जीते सिवाय एक केस के, और वो थी यांग की केस। यांग जब एक प्रोसिक्यूटर था और जब बड़े लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया तो तुम उसकी केस फाइट कर रहे थे, लेकिन समहाउ तुम सिर्फ वही केस हार गए। क्या तुमने उस वक्त भी यांग को जानबूझकर हराया? क्या तुम्हें यांग से पहले से कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से आज तुमने उसका मर्डर कर दिया? चाओ इस बात पे कुछ नहीं कहता और रेन को शक होने लगता है कि शायद चाओ इस पूरे मर्डर के बारे में झूठ बोल रहा है, तो वो अपने सीनियर को कॉल करके इस बारे में बताती है, लेकिन उसका सीनियर उसे बोलता है कि केस अब जल्दी कोर्ट में जाएगी तो तुम अब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मत करो, सब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। रेन अपने सीनियर की बात मान लेती है और कुछ दिनों बाद चाओ की कोर्ट में सुनवाई होती है। जज चाओ को पूछता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तुमने यांग का मर्डर किया है, क्या यह बात सही है? क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करते हो? तो चाओ बहुत कंफ्यूज होकर बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। पहले तो मैं यांग की फैमिली को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यांग की मौत कैसे हुई है। मैंने यांग का मर्डर नहीं किया है और इनफैक्ट जिस दिन यांग का मर्डर हुआ उस दिन मैं शहर में भी नहीं था। ये बात सुनकर सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं और न्यूज़ में भी ये केस दिखाई जा रही होती है और बहुत लोग अब इस केस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं क्योंकि चाओ जो पहले से बोल रहा था कि उसने ही यांग का मर्डर किया, वो अब अचानक कोर्ट में बोल रहा है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस की रेपुटेशन पे इस केस की वजह से एक धब्बा लग जाता है और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर चाहिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कैप्टन ली से। ली ने बड़ी बड़ी केसेस जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है, ऐसी केसेस सॉल्व की है और अब वो रेन और उसकी टीम के साथ मिलकर चाओ और यांग की केस इन्वेस्टिगेट करने वाला है। ली स्टेशन में आते ही चाओ से बात करता है और पूछता है कि अगर तुमने मर्डर नहीं किया तो तुम इतने दिनों तक चुप क्यों बैठे थे? चाओ बोलता है कि मैं घबरा गया था, मेरे घर पे किसी ने सूटकेस रख दी थी जिसमें यांग की डेड बॉडी थी और कानून हमेशा प्रूफ्स को इम्पोर्टेंट समझता है, इसलिए मुझे लगा था कि मुझे ही अरेस्ट हो जाएगी। मैंने डिसाइड किया कि मैं ही यांग की बॉडी को कहीं फेंक देता हूँ ताकि मुझ पे कोई इल्जाम न लगे। ली बोलता है कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने मर्डर नहीं किया, लेकिन यांग के नाखून में तुम्हारा बहुत सारा डीएनए मिला, इस बात को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो चाओ बोलता है कि हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मारा, शायद उसमें से ही वो डीएनए आ गया होगा और शायद यांग ने अपने हाथ नहीं धोए होंगे। ली पूछता है कि क्या वजह हो सकती है कि यांग ने अपने हाथ ना धोए होंगे? तो चाओ बोलता है कि झगड़ा होने के बाद मैं घर से बाहर चला गया था, शायद उसके बाद किसी ने यांग को किडनैप कर लिया होगा या शायद कोई ऐसी सिचुएशन आ गई होगी जहाँ पे वो अपने हाथों को धो नहीं पाया होगा। लेकिन जब मैं घर पे वापस आया तो वहाँ पे मुझे सिर्फ यांग की डेड बॉडी मिली और मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। ली समहाउ चाओ की इन बातों से कन्विंस हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का एक नया एंगल मिल गया है। तो चाओ बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा होशियार और काबिल पुलिस ऑफिसर अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा। जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनका सच तुम सबके सामने लाओ और तुम्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 24 दिन मिलेंगे। 24 दिनों के बाद यांग का असली खूनी कौन है ये पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।